हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी क्या होती है, देन प्रोसीजर क्या होगा इसका, देन हम देखेंगे इंडिकेशंस क्या होंगे अपेंडेक्टमी की, हमें क्यों ये सर्जरी करवानी पड़ती है, देन हम देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं अपेंडेक्टमी सर्जरी के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में, देन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी होने के बाद में पेशेंट को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी के साथ में। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, तो देखते हैं। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी जो है वो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम इन्फ्लेम्ड या फिर इन्फेक्टेड जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ओके, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के क्या पोटेंशियल फंक्शन हो सकते हैं? अपेंडिक्स के जो फंक्शन है उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हैं डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन हो सकते हैं अपेंडिक्स के वो हम देख लेते हैं, बट एक्चुअल में अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या पोटेंशियल फंक्शन हो सकते हैं अपेंडिक्स के, उसके बारे में। तो सबसे पहले रिजर्वायर फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एक सेफ प्लेस की तरह काम कर सकता है। हमारे बॉडी के, हमारे इंटेस्टाइन के, गट के बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए सेफ प्लेस की तरह काम कर सकते हैं और वो वहां पे रीपॉपुलेट हो सकते हैं डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में। एक्चुअल में हमारे जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में बहुत मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास में दो टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक गुड बैक्टीरिया एंड सेकंड बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ में एक सिम्बायोसिस की तरह रहते हैं, हमारी बॉडी को बेनिफिट देते हैं और हमारी बॉडी से बेनिफिट लेते भी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशंस वगैरह जो उनको चाहिए होते हैं। बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करते हैं और वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस और हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंडिक्स जो है वो एक रिजर्वायर ऑफ बैक्टीरिया की तरह काम करेगा, जहाँ पे हमारे गुड बैक्टीरिया जो है वो उनके लिए सेफ प्लेस होगी और वहां पे अपने आप को रिपॉपुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देन इम्यून सिस्टम सपोर्ट। हमारा जो अपेंडिक्स है वो हमारे बॉडी का एक लिम्फोइड ऑर्गन है, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर या फिर इम्यून रिस्पॉन्स में जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। जब भी कोई हार्मफुल पैथोजन जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम ये कर सकता है। ओके, देन हमारे पास में मैचुरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है हमारा अपेंडिक्स जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मैच्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे और इसके अकॉर्डिंग जो है अपेंडिक्स जो है वो हमारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक्टिव हो सकता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता हो। इसके एक सिमिलर एग्जांपल को देख लेते हैं, इसको समझने के लिए कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को मैच्योर कर सकता है। तो हमारे नेजोफेरिंग्स के अंदर एक एडिनोइड टॉन्सिल होता है, वो भी एक लिम्फोइड टिश्यू की तरह है। तो एडिनोइड टॉन्सिल जो है वो हमारे चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड की एज में होता है और उस एडिनोइड टॉन्सिल का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मैच्योर करने का। और ये 5 to 6 ईयर के एज में जो है वो श्रिंक होता है और वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो जो एडिनोइड टॉन्सिल्स है वो भी इसी तरीके से काम करता है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मैच्योर करेगा, देन बाद में वो हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा, एक तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा। सेम हमारे पास में जो अपेंडिक्स है वो भी हमारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को मैच्योर करने के बाद में उसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता होगा, देन उसके बाद में वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके पोटेंशियल फंक्शन हो सकते हैं हमारे अपेंडिक्स के। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ अपेंडेक्टमी। तो हमारे पास में दो टाइप की अपेंडेक्टमी सर्जरी हो सकती है। पहला है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए हमारे एब्डोमेन एरिया के ऊपर स्मॉल इंसिजन्स देते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से या और लेप्रोस्कोप की हेल्प से हम उस अपेंडिक्स को निकालने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में ओपन अपेंडेक्टमी। इस टाइप की अपेंडेक्टमी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए एब्डोमेन के राइट साइड, लोअर राइट साइड में एक लंबा इंसिजन देने की जरूरत पड़ती है और हम वहां से अपेंडिक्स को रिमूव कर पाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। ओके, और ये ओपन अपेंडेक्टमी हमें करने की कब जरूरत पड़ सकती है, जब हमारे पास में लेप्रोस्कोपिक मेथड से हम अपेंडिक्स को रिमूव ना कर पाए किसी भी रीजन से, जैसे वहां पे बहुत सारे एडिशंस हो या फिर प्रीवियस सर्जरीज की वजह से अपेंडिक्स को विजुलाइज करना लेप्रोस्कोपिक मेथड से पॉसिबल ना हो, या फिर जब लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस चल रहा हो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन में हमें ओपन अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी। कौन कौन से इंडिकेशंस होंगे जिनकी वजह से हमें अपेंडेक्टमी सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है।
तो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपेंडिसाइटिस। तो इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों आ सकती है? हमारे अपेंडिक्स का जो ल्यूमन होगा उसके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाती है, उसकी वजह से जो है हमारा अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और ये जो ल्यूमन होगी वो किसकी वजह से ब्लॉक हो सकती है? फीकल मैटर, इन्फेक्शन और फॉरेन बॉडी की वजह से ब्लॉक हो सकती है। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपको जो है पेन फील होगा उस एरिया में, क्योंकि इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि वहां पे रेडनेस हो सकती है, वहां पे हीट जनरेट हो सकती है, आपको पेन फील होगा, वहां पे जो है आपका जो फंक्शन होगा उस पार्ट का वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन आने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिशियल मास और एब्सेस। अगर हमारे अपेंडिक्स के पास में पस कलेक्शन हो जाती है या फिर इन्फ्लामेटरी टिश्यू जो है वहां पे उसके अराउंड जो है आ जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं और उसकी सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है उस केस में। देन परफोरेटेड अपेंडिक्स। कुछ केसेस के अंदर जो हमारा अपेंडिक्स है उसके अंदर स्वेलिंग या फिर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन आने के बाद में उसके अंदर रप्चर भी हो सकता है, वो फट भी सकती है। अगर वो फट जाती है तो उसके अंदर जो भी कंटेंट, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल था वो हमारे एब्डोमेन कैविटी में लीक आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन फैलने की कंडीशन आ जाती है हमारे एब्डोमेन कैविटी में। हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइन, तो उनके अंदर भी इन्फेक्शन आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में भी हमें अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ती है। देन रीकरेंट अपेंडिसाइटिस। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की कंडीशन बार बार हो रही है, बार बार उसको जो है उसकी अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जा रही है मेडिसिन लेने के बाद भी, देन उसको तब भी अपेंडिक्स सर्जरी जो है, अपेंडेक्टमी सर्जरी जो है वो परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी। इसमें क्या होगा कि कई बार आपके बॉडी के अंदर पेन होगा, बट आप जब डायग्नोसिस करवाते हो, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाते हो, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी क्लियर जो डायग्नोसिस है वो नहीं निकल पाता है। आपको नहीं पता लगता है कि किस वजह से आपकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं और हमारे अपेंडिक्स को चेक करते हैं कि अपेंडिक्स की वजह से तो पेन नहीं हो रहा है। तो उसको चेक करने के बाद में अगर वहां पे कोई भी इन्फ्लामेशन के साइन मिलते हैं या फिर इन्फेक्शन के साइन मिलते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थे इंडिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको अपेंडेक्टमी सर्जरी परफॉर्म करवाने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, प्रोसीजर ऑफ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। अभी हम सिर्फ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी मेथड के बारे में बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक मेथड से हम किस तरीके से अपेंडिक्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। मोस्टली जो अपेंडिक्स की सर्जरीज होती हैं वो लैप्रोस्कोपिक मेथड से ही होती हैं। हमें ओपन सर्जरी मोस्टली केसेस के अंदर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बहुत कॉमन मेथड है अपेंडिक्स को रिमूव करने का। देन हम बात करते हैं प्रिपरेशंस की। प्रिपरेशंस में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? बिफोर सर्जरी जो है हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें मेडिकल टीम जो है वो आपको प्रिपेयर करने का काम करती है। उसके बाद में उन प्रिपरेशंस में कौन कौन सी चीजें आपको करनी पड़ेगी? कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। आपको जो है आपके ऊपर टेस्ट परफॉर्म होंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, जिनकी वजह से मेडिकल टीम जो है वो कंफर्म कर पाएगी आपके डायग्नोसिस को कि आपको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है, ताकि वो आपके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इसमें ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो जो भी हम सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। आपको डायरेक्टली जाकर के उस कंसेंट फॉर्म पे साइन नहीं करवा लेना होता है कि आपने फिल कर दिया और जाकर के पेशेंट से साइन करवा लिए कि पेशेंट जो है वो सर्जरी के लिए मान गया। ऐसा नहीं होता है। कंसेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? आपको जो है पेशेंट को प्रॉपर पूरा का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपको उस ऑपरेशन के या फिर उस प्रोसीजर के जो भी रिस्क होते हैं उससे रिलेटेड उसको वो बताने पड़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या बेनिफिट होंगे उस प्रोसीजर के, वो आपको बताने हैं। देन अल्टरनेटिव्स, कि उस सर्जरी के अलावा, उस प्रोसीजर के अलावा आपके पास में और कौन से ऑप्शंस हैं जिससे कि आप इन कंडीशन को ठीक कर सकते हो। तो हमें वो भी एक्सप्लेन करने होते हैं कि आपके पास में कितने अल्टरनेटिव्स हैं। वो सारी चीजें इन्फॉर्म करने के बाद में, वो सारी चीजें पेशेंट को बताने के बाद में, अगर पेशेंट को लगता है कि उसे दूसरे ऑप्शन के लिए जाना है तो वो उसका राइट है कि वो उस ऑप्शन के लिए जा सकता है। हम उसको फोर्सफुली जो है कंसेंट के ऊपर साइन नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताने के बाद में अगर पेशेंट मान जाता है, देन हम उस
कंसेंट फॉर्म पे जो है उसके सिग्नेचर लेते हैं कि पेशेंट जो है उसके लिए मान गया उस प्रोसीजर के लिए। तो इस तरीके से हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो साइन करवाते हैं पेशेंट से। देन हम इसमें जो है जनरल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं और इसकी जो पोजीशन होती है वो कौन सी होगी, सुपाइन पोजीशन हो सकती है या फिर मॉडिफाइड लिथोटमी पोजीशन हो सकती है। ओके, देन इंसिजन एंड ट्रोकार प्लेसमेंट। तो अगर हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज है तो हमें यहाँ पे कुछ इंसिजन देने पड़ेंगे और हमें ट्रोकार्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ताकि हम वहाँ पे एब्डोमेन कैविटी के अंदर अपने जो है प्रोसीजर को परफॉर्म कर पाएं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे एब्डोमेन एरिया के ऊपर 0.5 टू 1 सेंटीमीटर लेंथ के जो है कुछ इंसिजन्स देते हैं ट्रोकार को इंसर्ट करने के लिए। और ये जो इंसिजन होंगे वो कितने होंगे, ये 3 से 4 हो सकते हैं। एक इंसिजन जो होगा वो किसके लिए होगा, 10 mm की ट्रोकार के लिए होगा और बाकी के जो इंसिजन होंगे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट इंसर्शन के होंगे या फिर 5 mm ट्रोकार के लिए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कहाँ पे हमें ये इंसिजन देने होते हैं, ओके, आपको ये जो रेड क्रॉस दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इंसिजन देने होते हैं आपके पास में फर्स्ट, देन सेकंड एंड ये जो है हमारे पास में थर्ड इंसिजन। यहाँ पे आपको इंसिजन देने हैं। पहला जो इंसिजन होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, सेकंड जो है 0.5 सेंटीमीटर का और थर्ड जो है वो 0.5 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो हम ट्रोकार इंसर्ट करेंगे वो कितने नंबर का होगा, वो 10 mm का होगा। बाकी के जो 2 ट्रोकार हैं जिनमें हमने 0.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया वहां पे हमें 5 mm के ट्रोकार को जो है इंसर्ट करना है। जो 10 mm का हमारा इंसिजन होगा जहां पे हमने 10 mm का ट्रोकार इंसर्ट किया वहां पे हमें लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करना है और बाकी के 2 जो ट्रोकार हैं जिनमें 5 mm के ट्रोकार हैं वहां से हमें इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ट्रोकार प्लेसमेंट होगा और इंसिजन जो है वो इस तरीके से देंगे। तो आपको याद रखना है 0.5 टू 1 सेंटीमीटर के आपके इंसिजन होंगे और जो आपके ट्रोकार होंगे वो 10 सेंटीमीटर में आपका 10 mm का 1 सेंटीमीटर वाले के अंदर आपको 10 mm का ट्रोकार इंसर्ट करना है और 0.5 सेंटीमीटर वाले जो इंसिजन है उसके अंदर 5 mm का ट्रोकार जो है वो इंसर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है हमारा जो कैमरा होना चाहिए वो इंफ्रा अम्ब्लाइकली होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो पोर्ट है, ये जो 10 mm वाला पोर्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो अम्ब्लाइकस के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ताकि हम एब्डोमेन के कैविटी के सभी एरियाज को अच्छे से देख पाएं उसके लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जब भी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं तो हमारा जो लेप्रोस्कोप होता है उसको हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, हमारे अम्ब्लाइकस के नीचे वाली साइड में इंसर्ट करते हैं ताकि हमें एब्डोमेन एरिया का सारा एरिया जो है उसको देखने की अगर जरूरत पड़ती है तो हम अच्छे से देख पाएं। ठीक है, देन हम देखते हैं किस तरीके से जो है ये सेटअप होगा पूरा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर वाला, वो सेटअप को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 ट्रोकार दिखा रखे हैं, फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। तो ये 3 ट्रोकार है। आप देखो इसमें फर्स्ट वाला जो ट्रोकार है उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, लेप्रोस्कोप को डाल रखा है। ठीक है, ये लेप्रोस्कोप हो गया। लेप्रोस्कोप के साथ में हमने ऊपर वाली साइड में कैमरा जो है उसको अटैच कर रखा है और इसके बाद में हमारे पास में इसी लेप्रोस्कोप के साइड में हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, लाइट सोर्स। ठीक है, जिससे कि हम इल्यूमिनेशन क्रिएट कर पाते हैं सर्जिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, तो हमारे लेप्रोस्कोप के साथ में हमारा लाइट सोर्स और कैमरा सोर्स जो है वो जुड़ा होगा। वीडियो कैमरा जो है वो आपको मॉनिटर के ऊपर सारा का सारा जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है उसको प्रेजेंट करेगा और लाइट सोर्स जो है वहां पे लाइट एमिट करने का काम करेगा या फिर इल्यूमिनेशन का काम करेगा, वहां पे आपको दिखाई देगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर हम सेटअप करते हैं। सेकंड जो हमारे पास में 2 ट्रोकार है वहां पे हमारे पास में ग्रास्पर्स हैं। अब ये ग्रास्पर्स जो है इनका काम होता है होल्डिंग और मैनिपुलेशन का। ठीक है, डाइसेक्शन, मैनिपुलेशन, जो भी हमें वहां पे प्रोसीजर जिस तरीके से भी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है उस तरीके से हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो ग्रास्पर्स जो है या फिर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम बाकी के 2 पोर्ट जो है उनसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ सेटअप होगा और आपका जो मॉनिटर होगा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इनसफ्लेशन एंड विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो इनसफ्लेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करना पड़ता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जेंटली पंप करते हैं हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर ताकि हम वहां के ऑर्गन को जो है अच्छे से देख पाएं, क्योंकि गैस फिल करने से क्या होता है वहां का एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और हम ऑर्गन्स को अच्छे से देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। देन उसके बाद में हम लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करते हैं।
एक ट्रोकार की हेल्प से, और हम जो मैग्नीफाई व्यू है एब्डोमेन कैविटी का उसको हम मॉनिटर पे देखते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपेंडिक्स। लेप्रोस्कोप डालने के बाद में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एब्डोमेन कैविटी में जो अपेंडिक्स है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो हम उसके आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स या फिर उसको जो है आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं सिक्कम कहाँ पे है, टर्मिनल इलियम कहाँ पे है, या फिर मेसो अपेंडिक्स कहाँ है। इन सब चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद में है लेप्रोस्कोप की हेल्प से या फिर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, जो भी अपेंडिक्स के आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको साइड करने का काम करते हैं, ताकि हम अपेंडिक्स को जो है वो ऊपर निकाल पाए, अलग कर पाए, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो है उनसे हम अलग कर पाए, ताकि हम उसको रिमूव कर पाए बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में डाइसेक्शन एंड मोबिलाइजेशन। तो डाइसेक्शन हम किस तरीके से करेंगे, हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे जिसमें हमारे पास में ग्रास्पर एंड डाइसेक्टर होंगे, और इनका काम क्या होगा, डाइसेक्ट एंड मोबिलाइज द अपेंडिक्स एंड मेसो अपेंडिक्स। हम इसमें क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और मोबिलाइज करते हैं अपेंडिक्स और मेसो अपेंडिक्स को। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, अपेंडिक्स का जो लोअर एंड है उसको आपको इस ग्रास्पर की हेल्प से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना है। देन उसका जो मेसो अपेंडिक्स है, मेसो अपेंडिक्स का मतलब उसका जो बेस होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम मेसो अपेंडिक्स बोलेंगे। हम इस मेसो अपेंडिक्स और अपेंडिक्स जो है इनको डाइसेक्ट करने का काम करते हैं, और इसको डाइसेक्ट करने के लिए हम मेसो अपेंडिक्स के जस्ट नीचे जो भी टिश्यूज होते हैं वहां पे हम डाइसेक्टर की हेल्प से, डाइसेक्टर का काम होता है डाइसेक्ट करना टिश्यूज को, ठीक है, और ग्रास्पर का काम होता है टिश्यूज को होल्ड करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, होल्ड करने का काम किसने कर रखा है, ग्रास्पर ने कर रखा है, और यहाँ पे जो डाइसेक्टर है उसका काम क्या है, यहाँ पे जो भी टिश्यूज है उसको रिमूव करना, ताकि हम इसके ऊपर इसको डाइसेक्ट कर पाए वहां से। तो वहां के आसपास के टिश्यूज को रिमूव करने का काम करेगा। देन उसके बाद में है डिवाइड मेसो अपेंडिक्स यूजिंग एनर्जी डिवाइस और क्लिप टू मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग। तो हम क्या करते हैं, मेसो अपेंडिक्स को डिवाइड करने के लिए हम एनर्जी डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉटरी, या फिर हम क्लिप्स का यूज करते हैं। हम वहाँ पे लिगाटेर क्लिप्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं उस अपेंडिक्स को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, उस अपेंडिक्स को, मेसो अपेंडिक्स को हमारी इंटेस्टाइन से डिवाइड करने के लिए। ओके, और हम वहाँ पे मिनिमाइज, ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, केयरफुली आइसोलेट द बेस ऑफ अपेंडिक्स टू अवॉइड इंजरी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। हम जो उसका बेस होगा अपेंडिक्स का, उस अपेंडिक्स के बेस को जो है केयरफुली आइसोलेट करते हैं उस इंटेस्टाइन से, ताकि बाकी के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कोई भी इंजरी ना आए। देन अपेंडिक्स लाइगेशन एंड ट्रैक्शन। हम इसमें क्या करते हैं, हम सिक्योरली लाइगेट द बेस। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आप देख रहे होगे सेकंड डायग्राम के अंदर, हम यहाँ पे जो बेस होगा अपेंडिक्स का, वहां पे एक क्लिप लगाने का काम करते हैं, यहाँ पे लाइगेट करने का काम करते हैं। और इसको क्लिप करने का काम जो है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं एंडोस्कोपिक लूप्स का। ये कुछ सूचर्स की तरह मटेरियल होता है जिसका जो लूप की तरह काम करता है। यहाँ पे हम उसको जो है लाइगेट करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। हम क्लिप्स का यूज कर सकते हैं, हम स्टेपलर्स का यूज कर सकते हैं। तो इनमें से हम किसी भी चीज का यूज करके जो है बेस ऑफ अपेंडिक्स को जो है लाइगेट करने का काम करते हैं, क्लोज करने का काम करते हैं, एक तरीके से सील करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने उस बेस ऑफ अपेंडिक्स को अच्छे से सील कर दिया या फिर लाइगेट कर दिया, हम ट्रांजेक्ट द अपेंडिक्स, हम अब अपेंडिक्स को रिमूव करने का काम करते हैं वहां से। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने वहां पे क्लिप लगाया, तो क्लिप लगाने के बाद में उसके जो अपर वाला पोर्शन है वहां से हम कट करते हैं, और कट करने के बाद में हम वहां से उसको रिमूव करने का काम करते हैं। और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एंडोस्कोपिक रिट्रीवल बैग जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, एक प्लास्टिक का बैग होगा ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर हम उस ऑर्गन को उस ऑर्गन को डाल देंगे। हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही हम उस रिट्रीवल बैग को पहले डालेंगे, देन उस अपेंडिक्स को उस रिट्रीवल बैग के अंदर डालेंगे, और हम किसी भी एक पोर्ट से उस अपेंडिक्स को रिट्रीवल बैग के साथ में निकालने का काम करते हैं। अब हम इस बैग का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर कोई भी इन्फेक्टेड कंटेंट हो सकता है। अगर निकालते टाइम पे वहां से वो लीक आउट हो जाता है, तो क्या होगा कि बाकी के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी अपेंडिक्स को निकालते हैं तो एक रिट्रीवल बैग का यूज करते हैं, ताकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर उसकी वजह से कोई भी इन्फ्लेमेशन ना आए। ओके,
देन हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस एंड इंस्पेक्शन की। तो ये सब चीजें हो जाने के बाद में हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमने उस बैग से अपेंडिक्स को निकाल भी लिया बैग की हेल्प से, देन हम चेक करते हैं कि वहां पे कोई उस सर्जिकल फील्ड के अंदर कोई भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई भी कंटामिनेशन के साइन तो नहीं है वहां पे, वो देखेंगे। देन हम क्या करते हैं, अगर वहां पे कुछ कंटेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं वहां पे सलाइन के साथ में। कोई भी डेब्रिस या फिर ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं एब्डोमेन कैविटी के अंदर सर्जरी के टाइम पे, जो भी चीजें वहां पे लीक आउट हुई हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए हम सलाइन के साथ में इरिगेशन करने का काम करते हैं, ताकि वहां से सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएं। देन क्लोज एंड ड्रेन प्लेसमेंट। देन उसके बाद में हम ये सब चीजें हो जाने के बाद में हम क्लोजिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ड्रेन प्लेसमेंट हम कब करते हैं, अगर आपको लगता है कि वहां पे कंटेमिनेशन होने के चांसेस हैं, या फिर वहां पे जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ड्रेन को प्लेस करने की जरूरत पड़ती है, ड्रेन डालने की जरूरत पड़ती है। और इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको हम राइट लोअर क्वाड्रेंट्स में, जहां पे हमने सर्जरी परफॉर्म की है लोअर राइट साइड एब्डोमेन में, वहां पे हम इसको प्लेस करने का काम करते हैं, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में अगर वहां पे एब्सेस पस फॉर्मेशन होती है या फिर कोई कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, तो वो बॉडी से बाहर निकल पाए ड्रेन के थ्रू, तो उस केस में हमें ये करना पड़ता है। और स्किन को क्लोज करने के लिए जो हमने इंसिजन्स लगाए थे, इंसिजन को क्लोज करने के लिए हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज कर सकते हैं और स्किन एडेसिव्स का भी यूज कर सकते हैं उसको क्लोज करने के लिए। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑपरेशन के बाद में हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर ट्रांसफर करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर हम पेशेंट को एनाल्जेसिया मतलब पेन रिलीफ के लिए कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट की डाइट जो है उसको टॉलरेटेड डाइट देते हैं, ऐसी डाइट देंगे ताकि जो कि वो टॉलरेट कर पाए। ठीक है, और हम मॉनिटर करते हैं उसके साइन के, कि उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और इलियस मतलब जिसमें पैरालिसिस ऑफ इलियम हो जाते हैं, पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन की कंडीशन आ सकती है। उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम उसको मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, कि ऐसी कोई कंडीशन ना आए। ओके, तो ये था इसके बारे में। तो हम जब लूप्स के थ्रू जब अपेंडिक्स को रिमूव करने के बाद में, अपेंडिक्स को जब हम रिमूव कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी वो स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि इस डायग्राम में दे रखी है, कि यहाँ पे आपने लूप से जो है बेस ऑफ अपेंडिक्स को क्लोज कर दिया था, देन वहां से आपने उस अपेंडिक्स को रिमूव कर लिया था, तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन अपेंडेक्टमी। तो अभी अपेंडेक्टमी सर्जरी के टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे वो हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, जो कि एक ओटी टेक्नीशियन को जो है उनके बारे में पता होना चाहिए, तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रोकार प्लेसमेंट में हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रोकार सबसे पहले तो, और ट्रोकार भी हमारे पास में वेरियस साइजेस के होने चाहिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप के ट्रोकार्स हैं। जैसे कि कुछ ट्रोकार, जैसे कि ये वाला जो है ये कितने 5 mm का है हमारे पास में, और जो नीचे वाला है ये कितना है 10 mm का है। ठीक है, जिससे है कि हम लेप्रोस्कोप को डालने का काम कर रहे थे। तो अलग अलग साइजेस के हमारे पास में ट्रोकार होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं, हमारे पास में कुछ वर्सेस नीडल्स होती हैं, जिनको अभी देख लेते हैं। देन ट्रोकार के बाद में हमारे पास में ट्रोकार का यूज क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स और लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करने का काम होता है। ये एक एक्सेस पोर्ट की तरह काम करते हैं, कि हमें अगर बाहर से इंस्ट्रूमेंट्स को एब्डोमेन कैविटी के अंदर डालना है, तो हमें एक पोर्ट चाहिए, हमें एक एक्सेस चाहिए वहां पे एंटर करने के लिए। तो ट्रोकार जो होते हैं वो एक एक्सेस पोर्ट की तरह काम करते हैं, जिनके थ्रू हम बाहर से इंस्ट्रूमेंट्स को एब्डोमेन कैविटी के अंदर एंटर करवा पाते हैं। ठीक है, देन आता है वर्सेस नीडल, और इनको हम और क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ट्रोकार भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, एस्टैब्लिश न्यूमोपेरिटोनियम बाय इनसफ्लेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एब्डोमेन। तो ये क्या एस्टैब्लिश करते हैं, न्यूमोपेरिटोनियम जो है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे जो एब्डोमेन कैविटी है उसके अंदर हम एक प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं, और वो प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम कर पाते हैं, ताकि हम एब्डोमेन कैविटी के अंदर बाकी की लेप्रोस्कोप को या फिर ट्रोकार को इंसर्ट कर पाए, पेशेंट को इंजरी से बचाने के लिए, पेशेंट को इंजरी ना हो जब हम ट्रोकार डाल रहे हैं ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, देन ट्रोकार स्लीव, सिक्योर ट्रोकार इन प्लेस एंड प्रिवेंट गैस लीकेज ड्यूरिंग सर्जरी। तो हम ट्रोकार स्लीव का यूज करते हैं ताकि गैस लीकेज जो है वो ना हो। तो हम ट्रोकार स्लीव में हमारे पास में कुछ इस तरीके से स्लीव जो है
वो होगी जो कि गैस के लीकेज को प्रिवेंट करने का काम कर सकती है। या फिर हमारे पास में कुछ रिड्यूसर्स भी होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये रिड्यूसर्स भी गैस के लीकेज होने से बचाने का काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट है इनसफलेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो इनसफलेशन और विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। तो लेप्रोस्कोप, सबसे पहले हम लेप्रोस्कोप की बात करें तो एक लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा होता है और लाइट सोर्स होता है उसके टिप के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस अब्डोमेन कैविटी के मैग्नीफाइड व्यू को जो है वो देख पाते हैं मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। तो वो लेप्रोस्कोप होगा जिसका हम यूज करते हैं इस सर्जरी के अंदर। सेकंड हमारे पास में लाइट केबल। लाइट केबल जो है हमने देखा था ना कि जो लेप्रोस्कोप होगा उसके साइड में एक लाइट केबल जा रही थी जो कि उसको इल्यूमिनेट या फिर उसको लाइट एमिट करने का काम कर रही थी वहां पे, तो वहां पे लाइट केबल जो है उसका यूज होगा। देन वीडियो मॉनिटर, हमारे पास में वीडियो मॉनिटर होना चाहिए। जो भी हम लेप्रोस्कोप के पीछे जो कैमरे को अटैच कर रहे थे ना, उसकी वायर जो है वो एक मॉनिटर के साथ में अटैच होती है जहां पे हम उस अब्डोमेन कैविटी को मॉनिटर के ऊपर देख पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इंसफलेटर, हमारे पास में एक इंसफलेटर होना चाहिए और उस इंसफलेटर का काम क्या होता है, प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इन्फ्लेट द एब्डोमेन कैविटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो इंसफलेटर का काम क्या होता है, कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर जो है फ्लो बना करके रखना हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर, ताकि हम उस सर्जरी के टाइम पे एब्डोमेन कैविटी के एरिया को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएं और अच्छे से सर्जरी परफॉर्म कर पाएं। तो इंसफलेटर जो है कुछ इस तरीके से काम करेगा। नॉर्मली जो इंसफलेटर होता है वो हमारे इंट्रा एब्डोमेन प्रेशर को कंटिन्यूअसली बनाए रखने का काम करता है पूरी सर्जरी के टाइम पे। उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है कि उसका प्रेशर कम ना हो जाए जिसकी वजह से हम सर्जरी परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मली ये प्रेशर कितना हो सकता है, तो यूजली इसका प्रेशर जो होता है वो 10 to 15 mm ऑफ एचजी होता है। तो जो भी हम गैस फिल कर रहे हैं ना, तो आप इंसफलेटर के ऊपर देखना वहां पे 10 to 15 mm ऑफ एचजी का जो प्रेशर होता है वो हम सेट करके रखते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए। ओके, तो ये इंसफलेटर का फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रास्पर्स। ग्रास्पर्स का क्या यूज होता है, तो हमारे जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ग्रास्पर्स, ग्रास्पर जो है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, ये अलग अलग टाइप के ग्रास्पर्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रास्पर जो हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मैनिपुलेट एंड होल्ड टिश्यूज। ये जो है टिश्यूज को होल्ड करके मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है कि टिश्यूज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर वहां पे कोई भी जगह बनानी है तो टिश्यूज को एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है, तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो हमें टिश्यूज को होल्ड करना मतलब पकड़ना टिश्यूज को और साइड करना, ताकि हम वहां पे सर्जरी परफॉर्म कर पाए जिस भी एरिया के अंदर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो साइड के टिश्यूज को हटाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में डाइसेक्टर्स। तो डाइसेक्टर्स का काम क्या होता है, ये डाइसेक्ट और सेपरेट करने का काम करते हैं टिश्यूज को, जिसकी वजह से हम अपेंडिक्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमने देखा था अपेंडिक्स के आसपास का जितना भी टिश्यूज था हम उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद में वहां पे जो है लाइगेटर का यूज करते हैं या क्लिप्स का यूज करते हैं उसके बेस के ऊपर। तो उसके आसपास के टिश्यूज को सेपरेट करने के लिए या डाइसेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्टर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, डाइसेक्शन करना है और सेपरेट करना है एक्सेस टिश्यूज को या फिर एक्स्ट्रा टिश्यूज को जो है वो सेपरेट करना अपेंडिक्स या मेसो अपेंडिक्स से, ठीक है, ताकि हम उसको बेस ऑफ अपेंडिक्स से पे क्लिप कर पाएं और उसको रिमूव कर पाएं वहां से। देन एनर्जी डिवाइसेस, तो हम क्या करते हैं, हमारी सर्जरी के अंदर कुछ एनर्जी डिवाइसेस का भी यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोकोटरी हो सकती है वो एनर्जी डिवाइस, वो अल्ट्रासोनिक शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के हमारे पास में एनर्जी डिवाइस हो सकते हैं जिनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम डाइसेक्ट करने में, कोगुलेट करने में, कट करने में टिश्यूज को, वहां पे हम इनका यूज करेंगे। अगर टिश्यूज को डाइसेक्ट करना है, कोगुलेट करना है, टिश्यू को कट करना है, तब हमारे पास में इलेक्ट्रोकोट या अल्ट्रासोनिक शेयर जो है उनका यूज कर सकते हैं। इनकी वजह से हमें क्या मिलता है, हीमोस्टेसिस की कंडीशन मिल पाती है। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब हम एनर्जी डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से हम इजिली डाइसेक्ट भी कर पाते हैं टिश्यूज को। ओके, देन एंडोस्कोपिक लूप्स, क्लिप्स एंड स्टेपलर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपेंडेक्टमी सर्जरी के अंदर कुछ लूप्स, कुछ क्लिप्स और स्टेपलर्स का भी यूज करते हैं। कुछ आपको इस तरीके से क्लिप्स दिख रहे होंगे। इनका काम होता है लाइगेट द बेस ऑफ अपेंडिक्स एंड ट्रांजिट इट फ्रॉम द सिकम। इनका काम क्या होता है, इसके बेस ऑफ अपेंडिक्स के ऊपर इस क्लिप को हम सिक्योरली लाइगेट करने के लिए इन क्लिप्स का यूज करते हैं, ताकि हम उस अपेंडिक्स को जो है वो रिमूव कर पाए वहां से, ठीक है, सिकम से। देन उसके बाद में हमारे पास में आते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रीवल बैग। ये जो होते हैं कुछ प्लास्टिक के छोटे स्मॉल से बैग होते हैं, इनका यूज हम किस लिए करते हैं, उस अपेंडिक्स जो हमने अपेंडिक्स को डाइसेक्ट कर दिया है
मेजो अपेंडिक्स पे क्लिप लगाने के बाद में जब हमने उसको डाइसेक्ट किया था, तो डाइसेक्ट करने के बाद में उसको रिमूव करने के लिए हम रिट्रीवेबल बैग का यूज करते हैं। एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पेपर होगा, जिससे कि हम उस अपेंडिक्स को निकालने का काम करेंगे, ठीक है। और इसकी वजह से अब्डोमेन कैविटी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस या फिर कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। देन सक्शन एंड इरिगेशन सिस्टम, तो हमारे पास में एक सक्शन भी होनी चाहिए, ताकि हम अब्डोमेन कैविटी के अंदर अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो निकलता है, अगर ब्लीडिंग होती है, तो वहां से उसको सक्शन करने के लिए, सक आउट करने के लिए हम सक्शन और इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अगर वहां पे बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो जाती है, तब हम इरिगेशन का यूज करते हैं, जिसमें हम सलाइन का यूज करते हैं उसको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हम एब्जॉर्बल सूचर और स्किन एडेसिव्स का यूज करते हैं प्रोसीजर के एंड में। तो हम क्या करते हैं, वुंड को सिक्योर करने के लिए और उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हम एब्जॉर्बल सूचर्स का यूज कर सकते हैं या फिर स्किन एडेसिव्स का यूज कर सकते हैं, ताकि वो इंसिजन को हम क्लोज कर पाए और वहां पे इन्फेक्शन ना हो। देन ड्रेन, अगर ये जरूरी है तो ये हम तभी डालते हैं जब आपको लगता है कि, या फिर सर्जन को लगता है कि यहाँ पे पस फॉर्मेशन होने वाली है या ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन या फिर फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो सकता है वहां पे, तो उस कंडीशन में हम ड्रेन जो है वो प्लेस करते हैं। अगर हमें इस कंडीशन में प्लेस करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट लोअर अब्डोमेन के ऊपर जो है हम प्लेस करने का काम करेंगे, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अपेंडेक्टमी, तो अपेंडिक्स में सर्जरी होने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इन्फेक्शन, तो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन या फिर इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वुंड जो है वो सही से क्लोज नहीं हुआ है या फिर वहां पे अच्छे से ड्रेसिंग्स नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उस वुंड की इन्फेक्शन की वजह से आपको पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर आपकी सर्जरी सही से परफॉर्म नहीं हुई थी, वहां पे कंटेमिनेशन रह गया था, तो आपके इंट्रा अब्डोमेन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस और एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है उस केस में, ठीक है। देन ब्लीडिंग, इंट्राऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, पर्टिकुलरली इफ ब्लड वेसल्स आर नॉट एडिक्वेटली सील्ड और लाइगेटेड ड्यूरिंग सर्जरी। अगर हमने सर्जरी करते टाइम पे वहां के ब्लड वेसल्स जो हैं वो अच्छे से सील नहीं किए हैं, अच्छे से लाइगेट नहीं किए हैं, तो क्या होगा, इंट्राऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग जो है उसके होने के चांसेस हो सकते हैं कि वहां से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो जाए और वहां पे ब्लीडिंग होने लग जाए। तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पोस्ट अपेंडेक्टमी सर्जरी के बाद में। एडेसिव वोवल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, तो हमारे यहाँ पे एडिशंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हीलिंग के प्रोसेस के अंदर अगर आपका हीलिंग प्रोसेस सही से नहीं होता है और वहां पे बहुत सारे फाइबर्स जो हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं, फाइबर्स का फॉर्मेशन ज्यादा होने लग जाता है, तो वहां पे स्कार टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। और वहां पे एडिशंस भी बन जाते हैं। एडिशंस का मतलब एक्स्ट्रा टिश्यूज बन जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं और जो कि आगे और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विच में लीड टू वोवल ऑब्स्ट्रक्शन इन रेयर केसेस, जो कि आगे और ज्यादा रेयर ऑब्स्ट्रक्शन जो वो क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं इलियस, टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अंदर ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी इंटेस्टाइन जो है टेम्परेरी बेस पे पैरालाइज की कंडीशन में आ जाएंगी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज और एब्सेंट वोवल मूवमेंट एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे कुछ टाइम के लिए पैरालिसिस की कंडीशन में चली जाएंगी पोस्ट ऑपरेटिवली। देन उसके बाद में जिसकी वजह से इसका जो वोवल मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा, एब्डोमेन जो है वो फूल जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपको अपेंडेक्टमी सर्जरी के बाद में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इंसिजनल हर्निया। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस साइड पे हमने सर्जिकल इंसिजन दिया था, और स्पेशली अगर हमें इंसिजन की बात करें किस केस में इंसिजनल हर्निया हो सकता है, तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर वाला जो इंसिजन हमने दिया था, जिसमें हमने 10 mm का प्रोकार जो है वो इंसर्ट किया था, तो अगर उस वाले इंसिजन को हमने सही से क्लोज नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब्डोमेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जो सूचर हमने सही से नहीं लगाया था वो ओपन हो जाएगा, और इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहां पे इंसिजनल हर्निया की कंडीशन आ जाएगी, वो लेयर जो है वो हमारी टूट जाएगी और इंटरनल ऑर्गन जो है वो बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिजनल हर्निया, जो कि इंसिजन की वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कंटेंट पढ़ना है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, आप उस पर जाकर के इस सर्जरी के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके।